हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। मैं हूं करण भट्ट और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस की हिस्ट्री को लेके हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि टोटली डेडिकेटेड है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर। इस पर्टिकुलर सीरीज के बेस के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक को हमारा बेस बनाया हुआ है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन ने पब्लिश करी हुई है। फ्रेंड्स, हम लोग यूरोपियन कम्युनिटी का अराइवल देख रहे हैं इंडिया में। और फर्स्ट कम्युनिटी हम लोगों ने ली है पोर्टुगीज, क्योंकि वो सबसे पहले इंडिया में आए थे, इसलिए हम उसे स्टडी कर रहे हैं। और ये हमारा छठा वीडियो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पोर्टुगीज़ों का डिक्लाइन हुआ था इंडिया में। इससे पहले 5 वीडियो बन चुके हैं, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, 18th सेंचुरी के आने तक हम लोग ये देख लेते हैं कि पोर्टुगीज़ों का जो एक कमर्शियल इन्फ्लुएंस होता है ना, जो ट्रेड के वजह से वो पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे, वो कमर्शियल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और उसके ख़त्म होने का एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए कि जो हुगली की हम लोग बात करते थे, ठीक है, हुगली जो पोर्टुगीज़ों के कंट्रोल के अंडर था, उस हुगली को पोर्टुगीज़ों ने टाइम जाते जाते पूरे बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए यूज़ किया। ठीक है, पायरेसी यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं डकैती एंड इस मामलों से जुड़ी हुई होती है आपके ओशियंस में। अब समझ लीजिए कि ये हमारा पूरा ईस्टर्न कोस्ट है और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, मैं बीओबी लिख रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बे ऑफ बंगाल की बात है। एंड यहाँ पे कहीं समझ लो कि ये आपका हुगली है। तो इसको जो पोर्टुगीज़ों ने कमर्शियल वे में यूज़ कर रहे थे, उस कमर्शियल वे को डिक्रीज करते हुए इस पूरे रीजन में अब पायरेसी के लिए हुगली का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रीज़न। इससे बहुत सारे रीजनल किंगडम्स एंड जो भी सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ थी, उन्हें यहाँ पे ऐसा लगा कि यार ये गलत चीज़ें हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाता है कि जो एक लोकल एडवांटेज मिला था पोर्टुगीज़ों को इंडिया में रहने का, वो एडवांटेज भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों क्यों होता है? क्योंकि इजिप्ट में, पर्शिया में एंड नॉर्दर्न इंडिया में जो है नए नए आपको देखने को मिलता है कि पावर्स इमर्ज हो रहे हैं। आप देखिए 18th सेंचुरी है और 18th सेंचुरी में आप देखोगे कि अराउंड आपके 1747 के आजू बाजू आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके औरंगजेब और वो सब उसके जो सक्सेसर्स थे, वो सारे के सारे लोगों की ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है। मुगल एम्पायर यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीकन हुआ देखने को मिलेगा। और मराठास जो कि एक सेंट्रल पावर इमर्ज होते हैं, ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मराठास का एक पावर जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आपको देखने को इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने समझा कि मुगल्स के साथ इन लोग पोर्टुगीजों के रिलेशंस तो ऑलरेडी खराब थे ही थे। अब मराठास भी क्या थे कि स्वराज के लिए वो लोग लड़ते थे। स्वराज उनका आप कह सकते हो कि प्राउड था। तो वो कभी भी कोई दूसरी कम्युनिटी को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट। और ये एक रीजन भी था कि उन्होंने आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टुगीजों के साथ वॉर भी किए और ट्रीटीज भी करी। और 1739 तक सेल्सिट एंड बसेन, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है मराठा ने पोर्टुगीज़ों से कैप्चर कर ली। मतलब वॉर किए और वॉर में उन्होंने जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये लोग कैप्चर कर लेते हैं पोर्टुगीज़ों से। तो पोर्टुगीज़ की जो टेरिटरीज थी वो भी धीरे धीरे यहाँ पे आपको कम होती हुई देखने को मिलती है। आगे देखें तो पोर्टुगीज़ों की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनकी रिलीजियस पॉलिसी। पोर्टुगीज क्या चाहते थे कि भाई हम लोग इंडिया में हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के हर एक लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। राइट। वो यहाँ पे बिजनेस के तौर पे बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो लोग इंडिया की रिलीजियस अफेयर्स में भी यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंटरवीन कर रहे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने मुस्लिम्स जो कि, क्योंकि मुगल आपको देखने को मिलेगा मुगल के साथ उनके रिलेशन बिगड़ते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनके रिलेशंस बिगड़ते हैं। और धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है कि हिंदूज के साथ भी उनके रिलेशंस खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी के लोगों को पोर्टुगीज क्या करना चाहते थे, इस्लाम से एंड हिंदूज से
जीसस क्राइस्ट यानी कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे ड्रॉबैक था। अगेन अगर आप देखो कि उन्होंने धीरे धीरे डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि उन्हें एक नटोरियस सी पायरेट्स का यहाँ पे टैग दिया जा गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आगे देखा कि हुगली को उन्होंने बेस बना दिया पायरेसी के लिए। तो आपको देखने को मिलता था कि बहुत बारी ऐसी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी ये लोग इन्वॉल्व होते थे। और साथ ही साथ जो छोटे मोटे किंगडम है और जो मुगल एम्पायर जैसे इंपीरियल मुगल्स होते हैं, उनको भी ये लोग कहीं ना कहीं थोड़े से नटोरियस एक्टिविटीज़ के तौर पे आपको देखने को मिलता है कि इन्वॉल्व करते हैं। एंड उनको ऐसा लगता है कि भाई मुगल्स तो हाँ ठीक है वैसा है नहीं है, हम लोग पावर है, थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं ये लोग नो यू नो सो कहीं ना कहीं पोर्टुगीज़ों को अपना ही ईगो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देता है। फिर आपको देखने को मिलता है कि कंटेम्प्ररी टाइम पीरियड्स में ब्राज़ील का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिस्कवरी होता है। अब ब्राज़ील यानी कि आपका कहीं न कहीं ये जो आपका साउथ अमेरिका है उसका एक ऐसा पोर्शन, राइट, यहाँ पे आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगा। एंड यहीं पे कहीं पे आपको यूरोप देखने को मिलता है। तो यहाँ से यहाँ का कॉन्टैक्ट जो है वो डायरेक्ट एस्टेब्लिश होता था। तो पोर्टुगीज़ के किंगडम्स एंड पोर्टुगीज़ जो राजा थे उनका ध्यान इंडिया से हट के अब यहाँ पे ब्राज़ील पे गया, क्योंकि नई टेरिटरी यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे ब्राज़ील के डिस्कवरी होने के साथ साथ उनका जो इंडिया में से ध्यान था वो थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हुआ। अब आगे आपको देखने को मिलता है कि अराउंड 1581 में जो दो किंगडम्स का यूनियन था, डेट इज स्पेन एंड पोर्टुगल। अब ये किंगडम्स भी कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। स्पेन के साथ बहुत सारे कंट्रीज के वॉर होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि इंग्लैंड एंड हॉलैंड जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इमर्ज होते हैं एज अ पावर इन यूरोप। एंड उसकी वजह से पोर्टुगीज मोनोपोली जो थी इंडिया में, वो क्या होता था, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी कि सबसे पहली कम्युनिटी थी पोर्टुगीज जिन्होंने इंडिया आने का मार्ग ढूंढा था, इंडिया आने का सी रूट ढूंढा था। अब वो सी रूट टाइम जाते जाते कोई बड़ा सीक्रेट रहा नहीं। हर एक यूरोपियन कम्युनिटी के लोगों को यह पता था कि भाई कौन से रास्ते, कौन से समंदर के रास्ते से हम लोग इंडिया जा सकते हैं। तो साथ ही साथ जैसे ही डच एंड इंग्लिश का यहाँ पे इमर्जेंस होता है, उनके पास नई टेक्नोलॉजी आती है, उन्होंने धीरे धीरे ओशियन नेविगेशन की स्किल्स सीखी। और उनके पास जो सारे के सारे टेक्निक्स एंड टूल्स थे वो बहुत सारे बहुत ही एडवांस थे कंपेयर टू योर पोर्टुगिस, आपके कह सकते हो कि कंटेम्प्ररी टाइम पीरियड्स, राइट। सो देखने को मिलता है कि यूरोपियन कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ आ रही है। इंडिया में आपको डच पीपल एंड इंग्लिश मैंस का यहाँ पे अराइवल देखने को मिलेगा। अब जैसे ही वो दोनों आते हैं तो सीधी सी बात है उनके साथ स्ट्रगल होने वाला है, राइवल भी होने वाली है, किसके साथ, पोर्टुगीजों के साथ। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक ऐसे कंपिटिटर जो कंटेम्प्ररी टाइम पीरियड में इमर्ज हुए हैं, उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, नए टूल्स है, तो वो आपको डेफिनेटली हराएंगे ही हराएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं पोर्टुगीजों का इन्फ्लुएंस उसकी वजह से भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि एक बाद एक करके वन बाय वन जो पोर्टुगीज पोजेशंस थे, ठीक है, जो पोर्टुगीज पोजेशंस थे वो सारे के सारे अपोनेंट्स को फॉल होते हैं, मतलब अपोनेंट्स उसे जीतने लगते हैं। धीरे धीरे मराठास उसे कैप्चर करेंगे, धीरे धीरे इंग्लिश उसे कैप्चर करेंगे, धीरे धीरे डच पीपल उसे कैप्चर करेंगे। एंड जो गोवा, ठीक है, गोवा जो कि एक बहुत ही बड़ा सेंटर था, बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसी कैपिटल था पोर्टुगीज़ों के लिए जिसे ओवरसीज कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज माना जाता था कंटेम्प्ररी टाइम में। उस गोवा का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जा रहा है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बारी ये जो स्पाइस का ट्रेड था जो यहाँ पे पोर्टुगीज कंट्रोल करते थे, उस स्पाइस के ट्रेड में भी टोटली डचमैन का इन्वॉल्वमेंट आ गया, ठीक है। और ये जो गोवा है जिसने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया, अब उस गोवा की जगह पोर्टुगीजों ने ब्राजील को अपना इकोनॉमिक सेंटर बनाया। एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ओवरसीज एम्पायर ऑफ पोर्टुगल उसे कंसीडर करा गया। सो आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पोर्टुगीजों का डिक्लाइन बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है यहाँ पे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। आपको देखने को मिलता है कि पोर्टुगीजों का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया में वो सिर्फ नाम मात्र का रह जाता है। और आप देखोगे कि 1683 में
ठीक है। 17वीं सेंचुरी के आने आने एंड तक आपको देखने को मिलेगा कि मराठास बहुत ही स्ट्रेंथन पावर में आ जाते हैं, सेंट्रलाइज रूलिंग करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था 1683 जहाँ पे मराठास इमर्स हो रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे मुगल एम्पायर डाउनफॉल पे जा रहा था। मराठा शिवाजी महाराज के अंडर और यहाँ पे आपको जो मुगल्स थे वो औरंगजेब के अंडर थे। अभी भी औरंगजेब की यहाँ पे हाजिरी तो है ही है, लेकिन साउथ में दक्कन में उस वो इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं मराठास अपनी साउथर्न पोजीशन बढ़ा रहे थे। उन्होंने गोवा इन्वेड किया और 2 नेवल असॉल्ट के बाद उन्होंने गोवा को जो है वो पोर्टुगीजों से जीत भी लिया था, राइट। तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत बारी चौथ एंड सर्वदेशमुखी जो हम लोग आगे देखेंगे कि मराठा कैसे इम्प्लीमेंट करते थे, उन्होंने चौथ एंड सर्वदेशमुखी के बेसिस पे गोवा को यहाँ पे आप कह सकते हो कि रेंट पे दिया किसे, पोर्टुगीजों को, राइट। और उसका भाड़ा उन्हें देना पड़ता था पोर्टुगीजों को, मराठों को, राइट। सो ये चीज आपको देखने को मिलती है कि किस तरीके से डिक्लाइन होता है पोर्टुगीज का इंडिया के मार्केट से, इंडिया की इकोनॉमी से और इंडिया की पॉलिटिक्स से, ठीक है। इसके अलावा ये टॉपिक आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा ऐसा मैं समझता हूँ, बट आपको सोने पे सुहागा के तौर पे यहाँ पे जो एक छोटा सा टेबल दे रखा है जिसमें आपको पूरा पोर्टुगीज राइज एंड फॉल बताया जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल विदाउट एनी काइंड ऑफ भूल भाल, राइट। इसको आपको कंसिडर करना है। अगर आपको जब कहीं कल जाके एग्जामिनेशन में अगर टाइम पीरियड लाइन पूछी जाती है तो टाइम लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि भाई 1498 में वास्को दी गामा यहाँ पे आता है, जामोरिन उसको वेलकम करता है। 1503 में फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट होता है पोर्टुगीज फैक्ट्री का, जिसे कोचिन में बनाया जाता है। 1505 में 2 साल के बाद सेकंड फोर्ट बनाया जाता है कन्नौर में। 1509 में डिफीट होती है गुजरात, इजिप्ट एंड जामोरिन की कंबाइन आर्मी की, और उसे हराता कौन है, उसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हराता है। 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर था वो गोवा कैप्चर करता है फ्रॉम बीजापुर, और 1523 में गोवा को पोर्टुगीज सिटी, पोर्टुगीज कैपिटल के तौर पे यहाँ पे एस्टाब्लिश किया जाता है। देन आपको देखने को मिलेगा कि 1535 में कहीं ना कहीं दीव को ये लोग कैप्चर करते हैं गुजरात के बहादुर शाह से, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलता है कि 1559 में पोर्टुगीज कैप्चर करते हैं दमन गुजरात के शाह से। 1596 में आपको आउस्टर ऑफ पोर्टुगीज बाय डच फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में जो पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस था उसे खत्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, डचीज के द्वारा, डचमैन के द्वारा। एंड 1612 में सूरत जो है, यानी कि गुजरात का सूरत, उसे ये लोग हार जाते हैं इंग्लिश मैन को, मतलब ब्रिटिश को ये लोग हार जाते हैं। 1663 में द डच विन ऑल पोर्टुगीज फॉट ऑन द मालाबार कोस्ट टू आउट्स द पोर्टुगीज। 1498 से शुरू हुई कहानी 1663 के आने तक समाप्त हो जाती है, ऐसा माना गया है भारत के इतिहास में पोर्टुगीजों को लेके, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जो 100-150 साल का टाइम पीरियड था, उस 100-150 साल में कुछ इतने डेवलपमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टुगीज कम्युनिटी इंडिया के मार्केट में रहती है, पॉलिटिक्स में भी आती है और धीरे धीरे टाटा बाय बाय बोल के इंडिया से चली भी जाती है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, और आप लोगों को आज का सेशन में हर एक चीज़ें पता चल गई होगी एंड डेफिनेटली मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। सो बिफोर लिविंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भूले बगैर ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारी जो ये यूट्यूब चैनल है उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक